सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। लीजिए सुनिए सादत हसन मंटो द्वारा रचित कहानी ठंडा गोश्त। ईशर सिंह ज्यों ही होटल के कमरे में दाखिल हुआ, कुलवंत कौर पलंग पर से उठी। अपनी तेज तेज आंखों से उसकी तरफ घूर कर देखा और दरवाजे की चिटखनी बंद कर दी। रात के 12 बज चुके थे। शहर का वातावरण एक अजीब रहस्यमयी खामोशी में गर्क था। कुलवंत कौर पलंग पर आलथी पालथी मारकर बैठ गई। ईशर सिंह, जो शायद अपने समस्यापूर्ण विचारों के उलझे हुए धागे खोल रहा था, हाथ में किरपान लेकर उस कोने में खड़ा था। कुछ क्षण इसी तरह खामोशी में बीत गए। कुलवंत कौर को थोड़ी देर के बाद अपना आसन पसंद न आया और दोनों टांगे पलंग के नीचे लटकाकर उन्हें हिलाने लगी। ईशर सिंह फिर भी कुछ न बोला। कुलवंत कौर भरे भरे हाथ पैरों वाली औरत थी, चौड़े चकले कूल्हे थुल थुल करने वाले गोश्त से भरपूर, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊपर को उठा हुआ सीना, तेज आंखें, ऊपरी होंठ पर सुरमई गुबार। थोड़ी की बनावट से पता चलता था कि बड़े धड़ल्ले की औरत है। ईशर सिंह सिर नीचा किए एक कोने में चुपचाप खड़ा था। सिर पर उसके कसकर बांधी हुई पगड़ी ढीली हो रही थी। उसने हाथ में जो किरपान थामी हुई थी, उसमें थोड़ी थोड़ी कंपन थी। उसके आकार प्रकार और डील डॉल से पता चलता था कि वह कुलवंत कौर जैसी औरत के लिए सबसे उपयुक्त मर्द है। कुछ क्षण जब इसी तरह खामोशी में बीत गए तो कुलवंत कौर छलक पड़ी, लेकिन तेज तेज आंखों को नचाकर वह सिर्फ इस कदर कह सकी, ईशर सिया। ईशर सिंह ने गर्दन उठाकर कुलवंत कौर की तरफ देखा, मगर उसकी निगाहों की गोलियों की ताब न लाकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कुलवंत कौर चिल्लाई, ईशर सिंह! लेकिन फौरन ही आवाज भींच ली। पलंग पर से उठकर उसकी तरफ होती हुई बोली, कहाँ गायब रहे तुम इतने दिन? ईशर सिंह ने खुश्क होठों पर जबान फेरी, मुझे मालूम नहीं। कुलवंत कौर भन्ना गई, यह भी कोई मायावा जवाब है। ईशर सिंह ने किरपान एक तरफ फेंक दी और पलंग पर लेट गया। ऐसा मालूम होता था वह कई दिनों का बीमार है। कुलवंत कौर ने पलंग की तरफ देखा, जो अब ईशर सिंह से लबालब भरा था, और उसके दिल में हमदर्दी की भावना पैदा हो गई। चुनाचे उसके माथे पर हाथ रखकर उसने बड़े प्यार से पूछा, जानी क्या हुआ तुम्हें? ईशर सिंह छत की तरफ देख रहा था। उससे निगाहें हटाकर उसने कुलवंत कौर ने परिचित चेहरे को टटोलना शुरू किया, कुलवंत। आवाज में दर्द था। कुलवंत कौर सारी की सारी सिमटकर अपने ऊपरी होंठ में आ गई। हाँ जानी, कहकर वह उसको दांतों से काटने लगी। ईशर सिंह ने पगड़ी उतार दी। कुलवंत कौर की तरफ सहारा लेने वाली निगाहों से देखा। उसके गोश्त भरे कुल्हे पर जोर से थप्पा मारा और सिर को झटका देकर अपने आप से कहा, इस कुड़ी दा दिमाग ही खराब है। झटके देने से उसके केश खुल गए। कुलवंत अंगुलियों से उनमें कंघी करने लगी। ऐसा करते हुए उसने बड़े प्यार से पूछा, ईशर सिया, कहाँ रहे तुम इतने दिन? बुरे की माँ के घर। ईशर सिंह ने कुलवंत कौर को घूर कर देखा और फौरन दोनों हाथों से उसके उभरे हुए सीने को मसलने लगा। कसम वाहे गुरु की, बड़ी जानदार औरत हो। कुलवंत कौर ने एक अदा के साथ ईशर सिंह के हाथ एक तरफ झटक दिए और पूछा, तुम्हें मेरी कसम बताओ कहाँ रहे? शहर गए थे। ईशर सिंह ने एक ही लपेट में अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए जवाब दिया, नहीं। कुलवंत कौर चिढ़ गई, नहीं, तुम जरूर शहर गए थे और तुमने बहुत सा रुपया लूटा है जो मुझसे छुपा रहे हो। वह अपने बाप का तुख्म न हो जो तुमसे झूठ बोले। कुलवंत कौर थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई, लेकिन फौरन ही भड़क उठी, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता उस रात तुम्हें हुआ क्या? अच्छे भले मेरे साथ लेटे थे। मुझे तुमने वे तमाम गहने पहना रखे थे जो तुम शहर से लूटकर लाए थे। मेरी पप्पियां ले रहे थे। पर जाने एकदम तुम्हें क्या हुआ, उठे और कपड़े पहनकर बाहर निकल गए।
ईशर सिंह का रंग जर्द हो गया। कुलवंत ने यह तब्दीली देखते ही कहा, देखा कैसे रंग पीला पड़ गया ईशरसिया, कसम वाहे गुरु की। जरूर कुछ दाल में काला है। तेरी जान कसम कुछ भी नहीं। ईशर सिंह की आवाज बेजान थी। कुलवंत कौर का शुभा और ज्यादा मजबूत हो गया। ऊपरी होंठ भींचकर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, ईशरसिया क्या बात है, तुम वह नहीं हो जो आज से 8 रोज पहले थे। ईशर सिंह एकदम उठ बैठा, जैसे किसी ने उस पर हमला किया था। कुलवंत कौर को अपने मजबूत बाजुओं में समेटकर उसने पूरी ताकत के साथ झकझोरना शुरू कर दिया। जानी, मैं वही हूँ, घुट घुट कर पा जफ्फिया, तेरी निकले हड्डा दी गर्मी। कुलवंत कौर ने कोई बाधा न दी, लेकिन वह शिकायत करती रही, तुम्हें उस रात क्या हो गया था? बुरे की माँ का वह हो गया था। बताओगे नहीं? कोई बात हो तो बताओ। मुझे अपने हाथों से जलाओ अगर झूठ बोलो। ईशर सिंह ने अपने बाजू उसकी गर्दन में डाल दिए और होंठ उसके होंठ पर गड़ा दिए। मूंछों के बाल कुलवंत कौर के नथुनों में घुसे तो उसे छींक आ गई। ईशर सिंह ने अपनी सर्दी उतार दी और कुलवंत कौर को वासना में नंजरों से देखकर कहा, आओ जानी, एक बाजी ताश की हो जाए। कुलवंत कौर के ऊपरी होंठ पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूट आईं। एक अदा के साथ उसने अपनी आंखों की पुतलियां घुमाईं और कहा, चल दफा हो। ईशर सिंह ने उसके भरे हुए कूल्हे पर जोर से चुटकी भरी। कुलवंत कौर तड़पकर एक तरफ हट गई। न कर ईशरसिया, मेरे दर्द होता है। ईशर सिंह ने आगे बढ़कर कुलवंत कौर की ऊपरी होंठ अपने दांतों तले दबा लिया और कचकचाने लगा। कुलवंत कौर बिल्कुल पिघल गई। ईशर सिंह ने अपना कुर्ता उतारकर फेंक दिया और कहा, तो फिर हो जाए तुरपचार। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ कपक पाने लगा। ईशर सिंह ने दोनों हाथों से कुलवंत कौर की कमीज का बेड़ा पकड़ा और जिस तरह बकरे की खाल उतारते हैं, उसी तरह उसको उतारकर एक तरफ रख दिया। फिर उसने घूरकर उसके नंगे बदन को देखा और जोर से उसके बाजू पर चुटकी भरते हुए कहा, कुलवंत कसम वाहे गुरु की, बड़ी करारी औरत हो तुम। कुलवंत कौर अपने बाजू पर उभरते हुए धब्बे को देखने लगी। बड़ा जालिम है तू ईशरसिया। ईशर सिंह अपनी घनी काली मूंछों में मुस्काया, होने दे आज जालिम। और यह कहकर उसने और जुल्म ढाने शुरू किए। कुलवंत कौर का ऊपरी होंठ दांतों तले किचकिचाया, कान की लवों को काटा, उभरे हुए सीने को भंभोड़ा, भरे हुए कूल्हों पर आवाज पैदा करने वाले चाटे मारे, गालों के मुंह भर भर कर बोसे लिए, चूस चूस कर उसका सीना थूकों से लथेड़ दिया। कुलवंत कौर तेज आंच पर चढ़ी हुई हांडी की तरह उबलने लगी। लेकिन ईशर सिंह उन तमाम हीलों के बावजूद खुद में हरकत पैदा न कर सका। जितने गुर और जितने दाव उसे याद थे, सबके सब उसने पिट जाने वाले पहलवान की तरह इस्तेमाल कर दिए, परंतु कोई कारगर न हुआ। कुलवंत कौर के सारे बदन के तार तनकर खुद ब खुद बज रहे थे। गैर जरूरी छेड़छाड़ से तंग आकर कहा, ईश्वरसिया, काफी फेंट चुका है, अब पत्ता फेंक। यह सुनते ही ईशर सिंह के हाथ से जैसे ताश की सारी गड्डी नीचे फिसल गई। हाफता हुआ वह कुलवंत के पहलू में लेट गया और उसके माथे पर सर्द पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत कौर ने उसे गरमाने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रही। अब तक सब कुछ मुंह से कहे बगैर होता रहा था, लेकिन जब कुलवंत कौर के क्रियापेक्षी अंगों को सख्त निराशा हुई तो वह झल्लाकर पलंग से उतर गई। सामने खूंटी पर चादर पड़ी थी, उसे उतारकर उसने जल्दी जल्दी ओढ़कर और नथुने फुलाकर बिफरे हुए लहजे में कहा, ईशरसिया, वह कौन हरामजादी है जिसके पास तू इतने दिन रहकर आया है और जिसने तुझे निचोड़ डाला है? कुलवंत कौर गुस्से से उबलने लगी, मैं पूछती हूँ, कौन है वह चड्डो, है वह उल्फती, कौन है वह चोर पत्ता?
ईशर सिंह ने थके हुए लहजे में कहा, कोई भी नहीं कुलवंत, कोई भी नहीं। कुलवंत कौर ने अपने उभरे हुए कूल्हों पर हाथ रखकर एक दृढ़ता के साथ कहा, ईशर सिया, मैं आज झूठ सच जानकर रहूंगी। खावाहे गुरुजी की कसम, इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईशर सिंह ने कुछ कहना चाहा, मगर कुलवंत कौर ने इसकी इजाजत न दी। कसम खाने से पहले सोच ले कि मैं भी सरदार निहाल सिंह की बेटी हूँ। तक्का बोटी कर दूंगी अगर तूने झूठ बोला। ले, अब खा वाहे गुरुजी की कसम, इसकी तह में कोई औरत नहीं। ईशर सिंह ने बड़े दुख के साथ हाँ में सिर हिलाया। कुलवंत कौर बिल्कुल दीवानी हो गई। लपककर कोने में से किरपान उठाई, म्यान को केले के छिलके की तरह उतारकर एक तरफ फेंका और ईशर सिंह पर वार कर दिया। आन की आन में लहू के फव्वारे छूट पड़े। कुलवंत कौर को इससे भी तसल्ली न हुई तो उसने वहशी बिल्लियों की तरह ईशर सिंह के केश नोचने शुरू कर दिए। साथ ही साथ वह अपनी नामालूम सौत को मोटी मोटी गालियां देती रही। ईशर सिंह ने थोड़ी देर बाद दुबली आवाज में विनती की, जाने दे अब कुलवंत, जाने दे। आवाज में बला का दर्द था। कुलवंत कौर पीछे हट गई। खून ईशर सिंह के गले में उड़ उड़कर उसकी मूंछों पर गिर रहा था। उसने अपने कांपते होंठ खोले और कुलवंत कौर की तरफ शुक्रियों और शिकायतों की मिली जुली निगाहों से देखा। मेरी जान, तुमने बहुत जल्दी की, लेकिन जो हुआ ठीक है। कुलवंत कौर की ईर्ष्या फिर भड़की, मगर वह कौन है, तेरी माँ? लहू ईशर सिंह की जबान तक पहुंच गया। जब उसने उसका स्वाद चखा तो उसके बदले में झुरझुरी सी दौड़ गई। और मैं भेनी आछा आदमियों को कत्ल कर चुका हूं इसी किरपान से। कुलवंत कौर के दिमाग में दूसरी औरत थी। मैं पूछती हूं, कौन है वह हरामजादी? ईशर सिंह की आंखें धुंधला रही थीं। एक हल्की सी चमक उनमें पैदा हुई और उसने कुलवंत कौर से कहा, गाली न दे उस भड़वी को। कुलवंत कौर चिल्लाई, मैं पूछती हूँ, वह कौन? ईशर सिंह के गले में आवाज रुध गई। बताता हूँ, कहकर उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा और उस पर अपना बहता खून देखकर मुस्कराया। इंसान माया भी एक अजीब चीज है। कुलवंत कौर उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। ईशर सिंह, तू मतलब की बात कर। ईशर सिंह की मुस्कुराहट उसकी लहू भरी मूंछों में और ज्यादा फैल गई। मतलब ही की बात कर रहा हूं। गला चिरा हुआ है माया मेरा, अब धीरे धीरे ही सारी बात बताऊंगा। और जब वह बताने लगा तो उसके माथे पर ठंडे पसीने के लेप होने लगे। कुलवंत, मेरी जान, मैं तुम्हें नहीं बता सकता मेरे साथ क्या हुआ। इंसानी कुड़िया भी एक अजीब चीज है। शहर में लूट मची तो सबकी तरह मैंने भी इसमें हिस्सा लिया। गहने पाते और रुपए पैसे जो भी हाथ लगे वे मैंने तुम्हें दे दिए। लेकिन एक बात तुम्हें न बताई। ईशर सिंह ने घाव में दर्द महसूस किया और कराहने लगा। कुलवंत कौर ने उसकी तरफ तवज्जह न दी और बड़ी बेरहमी से पूछा, कौन सी बात? ईशर सिंह ने मूंछों पर जमे हुए जरिए उड़ाते हुए कहा, जिस मकान पर मैंने धावा बोला था उसमें सात आदमी थे। 6 मैंने कत्ल कर दिए। इसी किरपान से जिससे तूने मुझे छोड़। इसे सुन। एक लड़की थी बहुत ही सुंदर। उसको उठाकर मैं अपने साथ ले आया। कुलवंत कौर खामोश सुनती रही। ईशर सिंह ने एक बार फिर फूंक मारकर मूंछों पर से लहू उड़ाया। कुलवंती जानी, मैं तुमसे क्या कहूँ, कितनी सुंदर थी। मैं उसे भी मार डालता, पर मैंने कहा, नहीं ईशर सिया, कुलवंत कौर ते हर रोज मजे लेता है, यह मेवा भी चख कर देख। कुलवंत कौर ने सिर्फ इस कदर कहा, हूँ, और मैं उसे कंधे पर डालकर चला दिया। रास्ते में क्या कह रहा था मैं? हाँ, रास्ते में नहर की पटरी के पास थूहड़ की झाड़ियों तले मैंने उसे लिटा दिया। पहले सोचा कि फेंटू, फिर ख्याल आया कि नहीं। यह कहते कहते ईशर सिंह की जबान सूख गई।
कुलवंत ने थूक निकलकर हलक तर किया और पूछा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह के हलक से मुश्किल से ये शब्द निकले, मैंने पत्ता फेंका। लेकिन उसकी आवाज डूब गई। कुलवंत कौर ने उसे झिंझोड़ा, फिर क्या हुआ? ईशर सिंह ने अपनी बंद होती आंखें खोलीं और कुलवंत कौर के जिस्म की तरफ देखा, जिसकी बोटी बोटी थिरक रही थी। वह मरी हुई थी, लाश थी। बिल्कुल ठंडा गोश्त। जानी, मुझे अपना हाथ दे। कुलवंत कौर ने अपना हाथ ईशर सिंह के हाथ पर रखा, जो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था।